आइए हम लोग कंटिन्यू करें एक लंबी कहानी का अंत, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित। इसका 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आज तीसरा क्लास। यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है। आज की जो कहानी लिखने की जो साहित्य है ना, लिटरेचर, ऐसा नहीं है कि वो सच्चाई से नहीं जुड़ा हुआ है, सब झूठ ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, अथवा यथार्थ विरोधी है। बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियां और उपन्यास गढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है आज के युग में जो लेखक है वो अनुभूत यथार्थ के बारे में नहीं लिख रहा है। अनुभूत यथार्थ मतलब जो सच्चाई, जो रियलिटी उसने खुद से अनुभव किया है, उसे बोलते हैं अनुभूत यथार्थ। तो अनुभूत यथार्थ के बारे में ना लिखकर दूसरे के द्वारा तय किया गया सच्चाई, जो दूसरे के शब्दों में सच्चाई कहा जाता है, किसी बड़े अमीर आदमी के नाम ले लो, कोई मंत्री का नाम ले लो, कोई सामाजिक शक्तिशाली व्यक्तित्व का नाम ले लो, उसके हिसाब से जो यथार्थ है, सच्चाई है, उस हिसाब से आज के साहित्यकार साहित्य लिख रहे हैं। ये समस्या है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, हमारे भी राइटर्स के पास टैलेंट है, बल्कि यह कहना चाहता हूं कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक, चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंटेड राइटर हैं, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई को देखकर उनके अंदर पीड़ा नहीं उठती है, उनके अंदर दर्द कसक नहीं उठता है। ये समस्या है। भाई पीड़ा तो उठना चाहिए ना, जो हम फील कर रहे हैं, जो बुराई है, सच्चाई है, देश में भ्रष्टाचार है, देश में गरीबी है, क्या इन बातों को लेकर हमारे अंदर पीड़ा नहीं उठ रही है? तो उठ रही है तो फिर वही चीज लिखो ना। तो तुम तो लिख रहे हो पूंजीपति वर्ग के लोगों के हिसाब से जो सच्चाई है उस हिसाब से। ये गलत है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें हम समझौता करें। आज का लेखक साहित्यकार ज्यादा समझदार हो गया है, और ज्यादा समझदार का मतलब जानते हो क्या है? कि जो फील कर रहे हो वो मत लिखो, समझौता करो, कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं तो चलोगे नहीं मार्केट में। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हारी जो सोच है उसको साइड करो, दुनिया जो डिमांड कर रही है वो बनाओ, वो निकालो, वो चाहो, उसे ले आओ पब्लिक के सामने। आज के साहित्यकार का आयुष्क्रम क्या है? अब देखो, आज के साहित्यकारों की बात कर लो, उसका आयुष्क्रम, आयुष्क्रम मतलब एक साहित्यकार का आयु जैसे ही साहित्य में कदम रखता है वो, साहित्य की दुनिया में, क्या उसका सीक्वेंस है लाइफ का? विद्या अर्जन करना, डिग्री लेना, फिर कुछ लिखने का प्रयास करना, फिर शादी कर लो, फिर घर बनाने के पीछे पड़ जाओ, फिर सोफा सेट खरीदो घर के अंदर सजाने के लिए, फिर एरिस्टोक्रेटिक लिविंग स्टाइल ले आओ, फिर महान लोगों से व्यक्तिगत रिलेशनशिप बनाओ, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन कराओ अच्छे पब्लिशर से, सरकारी पुरस्कार पाने के चक्कर में पड़ जाओ, या ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि, और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिका या रूस जाने का तैयारी कर दो भाई, पूरी फैमिली के साथ रसिया ट्रिप पे जा रहे हैं, अमेरिका ट्रिप पे। किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद करा लो। कोई एक तो मिल जाए भाई ऐसा आदमी, उससे गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट कर लो, भैया हमारा मैंने जो लिखा है ना हिंदी में, उसको थोड़ा इंग्लिश में और रसिया में ट्रांसलेट कर दीजिए ना, और अपने पूरे कंट्री में पब्लिश कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या फिर सरकार के यहाँ ऊंचे लेवल की नौकरी कर लो। अब सोचो, यही सबकी सोच है, तुम लोग भी ना नहीं करोगे, तुम्हारा भी यही सोच है। तुम भले ही साहित्यकार नहीं हो सकता है तुम में से कोई पोएट राइटर बनना चाहता हो, उसका भी यही सोच होगा। अब मुझे बताइए, यह वर्ग क्या तो यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा? अब ऐसा लेवल का लोग, इस कैटेगरी के लोग, आपको लगता है क्या कि वो सच्चाई बयान करेंगे? सच्चाई बयान करने में तुम्हारा इन लिस्ट में से एक भी काम नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, अमीर बन नहीं पाओगे। ऐसे किस्म का जो राइटर है वो क्या आदर्शवाद पैदा करेगा? कौन सा आइडियलिज्म ले आएगा भाई? स्वामी विवेकानंद आज से करीब 100 साल पहले उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि भारत के जो उच्चतर वर्ग के लोग हैं ना, हाई सोसाइटी के लोग, उनमें नैतिकता का पतन हो गया है, नैतिकता मर गई है। नैतिकता मतलब मोरालिटी, सच का साथ देना, बुरा को बुरा बोलना, गलत को गलत बोलना, इसको नैतिकता बोलते हैं। ये पूरा मर गया था। विवेकानंद के 100 साल पहले ये बोल गए। वो कहते थे भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है। ऊंचा सोसाइटी तो कुछ परसेंटेज है, 2-3%,
बाकी तो 98% जनता है। तो जनता में ही उम्मीद है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृत्युवत हो गए हैं। जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनका नैतिकता मर गया है, और नैतिकता मर जाने से समझो शरीर भी उनका मर गया है। ऐसा 100 साल पहले बोले, जिंदा लाश है वो लोग। अब राइटर कह रहे हैं, मुक्तिबोध कह रहे हैं कि अगर उच्चतर वर्गों की यह हालत उस समय थी, मान लेते हैं 100 साल पहले, तो आज हम सिर्फ यही कहेंगे कि इस समय भारत के उच्चतर वर्ग दैहिक रूप से खूब प्रबल हो गए हैं। आज के समाज का जो हाई सोसाइटी का लोग है शरीर से शक्तिशाली हो गया है दैहिक रूप से। क्यों? अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, लिविंग स्टाइल अच्छी हो गई है। लेकिन हाँ, नैतिकता का जहां तक सवाल है वो तो ना पहले थी और ना आज है। ये मुक्तिबोध का सोच है। नैतिकता के स्थान पे आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। आज कोई भी आदमी नैतिकता फॉलो नहीं करता है। कोई बिजनेसमैन के पास जाओ, कोई तुमको सस्ते में कोई चीज नहीं देगा, सब तुम्हारा गला काटने के पीछे पड़ेगा। और हाँ, जान पहचान वाले के पास तो कभी मत जाना, वो तो डबल गला काटेगा। 100 रुपए का चीज पहले तुमको देखते ही कि तुम जान पहचान वाली हो, तुमको 150 बोलेगा, उसका बोलेगा चलो तुम्हारे लिए 50 रुपए कम, छोड़ो। इसको बोलते हैं अवसरवादिता, ठीक है ना, सौदेबाजी, आज का युग। स्वामी विवेकानंद ने एक बार यह भी कहा था, मैं एक समाजवादी हूं, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। एक बार उन्होंने कहा था, किसने? विवेकानंद ने, कि मैं तो भाई समाजवादी इंसान हूँ, समाज का एक हिस्सा हूँ और समाजवाद में विश्वास करता हूँ। क्यों कहा था? इसलिए नहीं कि समाजवादी पूरी तरह से परफेक्ट है, समाजवादी व्यवस्था पूरी तरह से परफेक्ट है, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए कहा था उन्होंने कि भाई समाजवाद ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नहीं खाली, मतलब खाली पेट अगर नहीं तो आधा रोटी तो मिल ही जाएगा, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है समाजवाद में। आज हम और तुम भी दावा करते हैं कि हम लोग समाजवादी हैं, ठीक है ना, लेकिन समाजवादी क्या है? क्या सबका पेट भर रहा है? क्या सभी संतुष्ट हैं? नहीं, सब गलत है। ये विवेकानंद का सोच था कि वो समाजवादी अपने आप को समझते थे। ऐसे समाज के अंदर में हूँ जिस समाज में सभी लोगों को कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है, खाली पेट कोई नहीं रहता है। उन्होंने कहा था कि चलो इस समाजवाद का भी परीक्षा ले लिया जाए, बाकी सारी व्यवस्था तो देख लिया गया। जैसे पूंजीवाद, पूंजीवाद बहुत ही शोषण करने वाला एक व्यवस्था है। अवसरवाद, वो भी बहुत बड़ा शोषण करता है। तो चलो एक बार समाजवाद का परीक्षा लेना, उन्होंने कहा था। ध्यान में रखिए ये बातें जो विवेकानंद ने कही थी, ये बात उन्होंने रूसी राज्य क्रांति के पहले कही थी, रशियन क्रांति के पहले उन्होंने ये बात कहा था। इतिहास की बात है। अब लेखक कहते हैं, मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लिया भाई? इसलिए कि अब मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूं, और जब मैं बुजुर्ग होऊंगा तो फिर मैं अपने अनुभव कहां से पाऊंगा? पास्ट से, हिस्ट्री से। हिस्ट्री को निचोड़ के हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वही एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आने वाली पीढ़ी के साथ। लेकिन यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि आज का उच्चतर वर्ग अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आज का जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो लोग प्रतिगामी हो गए हैं, आगे बढ़ने के अलावा वो लोग पीछे बात जा रहे हैं। अब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उनका रिग्रेस हो रहा है, पतन हो रहा है। वह इस समय साहित्य में ऐसे विचारों का प्रचार करना चाहता है जिनके द्वारा हमारा साहित्य व्यक्ति अनुभूत वास्तवों की पाशविकता और मानवीयता पर पर्दा डाल दे। अच्छा, आज का हमारा जो उच्च सोसाइटी है ना, ऊंचा वर्ग का सोसाइटी, वो क्या चाहता है? उसके हिसाब का समझ चाहता है। वो चाहता है साहित्यकारों को कि आप लोग ऐसा साहित्य लिखिए जिसमें समाज के दोष नजर ना आए, और जिसमें मानवता दिखाने वाला कोई ऐसा एलिमेंट भी नजर ना आए, ऐसा कुछ लिखो। वो लोग ऐसा चाहता है, और वह जनता की ओर उन्मुख ना हो, और वो ऐसा चाहता है कि जनता इंप्रेस ना हो अच्छाइयों से। जनता के विरोध का एक उदाहरण लीजिए। हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रक्रियावादी हैं। अब राइटर बोल रहा है, देखो कोई भी राइटिंग परफेक्ट तो होगा नहीं, उसमें रिएक्शन आता है, सैकड़ों सैकड़ों रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन आता है। तो वो लोग ऐसा, आज का ऊंचा सोसाइटी के लोग ऐसा राइटिंग चाहता है ना जिसमें कोई प्रतिक्रियावादी एलिमेंट ना हो, कोई रिएक्शन ही ना हो। ये बिल्कुल गलत है, गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी है। यही मेरा सवाल है
कि ऐसा राइटिंग आजकल आ ही नहीं रहा है जिसका कोई प्रतिक्रिया करे, कोई रिएक्ट करे। जैसे तुम SMS करते हो व्हाट्सएप पे तो कोई प्रतिक्रिया करता है ना, कोई लव साइन भेजता है, कोई मुस्कुराने का, कोई जबड़ा फाड़ के हंसने का, हंसते हंसते आंसू आंसू निकल जाने का, है ना, ऐसा प्रतिक्रिया आता है, या दुखी होने का ऐसा प्रतिक्रिया आता है। तो प्रतिक्रिया होना चाहिए। आज के युवक की बाह्य स्थिति और अंतः स्थिति का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है, बाह्य मतलब बाहर, अंतः मतलब अंदर। आज के कवि लोगों का बाहरी स्थिति और अंदरूनी स्थिति के बारे में बताते हुए एक कवि कहते हैं, अगर बाह्य जगत में काम करना पड़ा तो लामुहाला मुझे भीड़ बन जाना पड़ेगा, मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का, अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है, इसलिए मेरी मुक्ति कभी भी नहीं है। अब लोग उस सभी ने बोला, हमको अगर भीड़ का हिस्सा बनना पड़े, भीड़ का हिस्सा मतलब सारी दुनिया जो कर रही है वही मैं भी करूं, तो मैं भीड़ बन गया, भीड़ का हिस्सा बन गया। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, प्रतिक्रिया करना है। अगर मैं सारी भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा तब तो मेरा अंतःकरण खत्म, मैं खत्म, आई एम जीरो, मैं कुछ हूं ही नहीं। जो दूसरे सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ, जबरदस्ती सोच रहा हूँ, सच्चाई को छिपा रहा हूँ। राइटर कह रहे हैं कि भीड़ बन जाना पड़ेगा। भीड़ में तो जो अंदरूनी फीलिंग है वो तो अपना मार देना पड़ता है। अगर हम भीड़ का, सब लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, सब एक ही जैसा कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करना शुरू कर दूंगा तो मेरा अंदर का जो सोच है, अपना सोच, वो तो मार देना पड़ेगा। तो मुक्तिबोध कह रहे हैं कि भाई अगर इस हिसाब से मैं गद्य लिखना शुरू कर दूं, सब लोग गद्य लिख रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, तब तो मेरा अंतरात्मा खत्म। मेरा तो मन कहता है, मेरे अंदर लौ है, धुन है, किस बात की, कविता की, पिछले क्लास में पढ़े थे। एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है, भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वो उससे दूर हटना चाहता है, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। पुराने जमाने का लेखक लोग भी भीड़ में नहीं शामिल होना चाहते हैं, सभी लोगों जैसा नहीं होना चाहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट है उनका, हम जो चाहते हैं हम वैसा करेंगे, ऐसी सोच है। निस्संदेह ये दोनों कवि अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं, मेरी तरह से नहीं, किंतु ऊपर मैंने उनकी दृष्टि के संबंध में लिखा है, न कि उनकी विशिष्ट पंक्तियों के विशिष्ट आशय के संबंध में। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं होती है। अब राइटर यहाँ भीड़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, भीड़ क्या होती है भाई, इसी को बोलते हैं निबंध। एक बात करो, बात को समझाते समझाते कोई एक वर्ड आ गया, उस वर्ड का मीनिंग समझाओ, क्या है इस मीनिंग। अब भीड़ के बारे में राइटर बता रहे हैं, कहते हैं सभी को पता है, मान लो बहुत बड़ी भीड़ है, 200 आदमी है एक जगह पे, लेकिन वो असंगठित हैं, वो लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, सबकी सोच अलग अलग है, तो क्या वो भीड़ कहलाएगा? नहीं। जहां संगठन है वहां एक प्रेरणा और उद्देश्य भी होता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे एक प्रेरणा होता है, इंस्पिरेशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। अब जहां अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग प्रेरणा रहेगा, और भीड़ कैसा है भाई, भले ही 500 लोग हो तो क्या हुआ। देश विदेश के पिछले इतिहास में हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है। संगठित होना अच्छा बात है, भीड़ में और संगठन में अंतर बता रहे हैं लेखक। भीड़, एक जैसी भीड़, सब अपना रियलिटी छोड़ के, वास्तविकता छोड़ के अपने अंतःकरण का, और सब जैसा कर रहे हैं वैसे ही करते जा रहे हैं, वैसे ही करते जा रहे हैं, ये हो गया भीड़। और संगठन क्या होता है, 500 आदमी इकट्ठा है, हम लोगों ने सोच लिया है, हम लोग अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, हमको जो फील होता है हम लिखेंगे, तुमको जो फील होता है तुम लिखो, तुम जैसा चाहो वैसा स्वतंत्र होकर लिखो। ऐसी सोच रखने वालों का भीड़ जो इकट्ठा होता है उसको भीड़ नहीं, उसको संगठन कहते हैं।